नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम इस वीडियो में संविधान की मूल संरचना के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूल संरचना का कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसमें हमें विधायिका और जो न्यायपालिका है के बीच एक खूबसूरत सा द्वंद्व देखने को मिलेगा, जो कि हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की मूल संरचना। जब संविधान लागू हुआ तो उसके अंतर्गत एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो संविधान में चेंजेस यानी कि संशोधन कर सकता है। जब यह शक्ति दी गई तो सबसे पहले सवाल ये उठा कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। ठीक एक वर्ष बाद लागू होने के संविधान लागू होने के एक वर्ष बाद शंकरी प्रसाद मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में 1951 में, जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देता है। पहले संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई थी। तो इसी की वैधता को चुनौती देने के लिए शंकरी प्रसाद मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में 1951 में। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उसने यह डिसीजन दिया कि जो संसद है उसके पास संशोधन करने की शक्ति है संविधान को, और मौलिक अधिकार भी संविधान के अंग हैं, तो वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है कौन? संसद। और उसने आर्टिकल 13 के बारे में कहा कि जो आर्टिकल 13 है वो मात्र सामान्य विधियों के लिए लागू होता है, संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं। ठीक, अब इसमें तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कुछ टाइम बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मामला आता है, गोलकनाथ मामला 1967, यानी कि गोलकनाथ मामला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1967 का केस आता है। यह केस जो था इसने 17वां संविधान संशोधन 1964 की वैधता को चुनौती दी थी। अब 17वां जो संविधान संशोधन 1964 था उसमें संसद ने 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को जोड़ दिया था। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो लोकोत्तर हैं व अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि जो उसने शंकरी प्रसाद मामले में डिसीजन दिया था उसके ठीक उलट इसमें डिसीजन दिया है कि जो मौलिक अधिकार हैं लोकोत्तर हैं वह अपरिवर्तनीय हैं। और जो संसद है वो ना तो मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है और ना ही मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है, ये कह दिया। अब इससे क्या हुआ कि विधायिका यानी कि जो हमारी संसद थी उसको लगी मिर्ची, भाई ऐसे कैसे कर दो, हमारे हमारे शक्तियों को कैसे सीमित कर दिए तुम की। तो इसकी इसी में उन्होंने 24वां संशोधन अधिनियम लाया 1971 का। जो 24वां संशोधन अधिनियम आया 1971 में उसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 13 है और जो 368 है उसमें संशोधन किया गया है। और जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति, उसमें संसद मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति भी रखता है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। और जो अनुच्छेद 13 है उसके तहत इसको कानून नहीं माना जाएगा, कि जो इसमें चेंजेस किया गया उसको उसके तहत इसको कानून नहीं माना जाएगा। अब ये तो हो गया, यहाँ यहाँ तो कर दी अपनी मन की किसने? संसद ने। अब इसके कुछ टाइम बाद केशवानंद भारती मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। केशवानंद भारती मामला वर्सेस भारतीय संघ 1973। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला इसमें देता है कि जो उसने गोलकनाथ मामले में अपना निर्णय दिया है उसको वो ओवर रूल करता है, ठीक है। और जो 24वां संविधान संशोधन जो अभी किया है संसद ने उसको वैधता को बहाल रखता है कि जैसे वो है वैसे रहेगा, कि वो मौलिक अधिकार को वापस ले सकते हैं और जो आर्टिकल 13 के हिसाब से वो कानून नहीं माना जाएगा।
यानी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती थी और उनको वापस भी ले सकती थी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया। लेकिन उसने एक व्यवस्था दी, एक नई व्यवस्था दी, एक नया सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, संविधान की मूल संरचना। इस व्यवस्था में उन्होंने क्या कहा संसद को कि जो आर्टिकल 368 है, उसके तहत संसद संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं रखता। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकता। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ था संविधान की मूल संरचना का। अब इसके कुछ टाइम बाद एक नया केस आया, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का। इसको हम चुनावी मामला कहते हैं। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती में मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया था, उसको तो पुनः पुष्टि की कि हाँ भाई ये रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसको रद्द कर दिया। अब 39वां संविधान संशोधन था, वो उसमें था क्या? उसमें यह था कि जो प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव में जो भी विवाद होगा वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। यानी कि अगर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी कि वो मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। अब न्यायालय को ये बात खटक गई सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा कैसे भाई, हमारे पास क्यों नहीं आएगा है? तो न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया कि यह क्या कर रद्द कर दिया कि यह संविधान की मूल संरचना को चोट पहुंचाता है, यानी कि उसको कम करता है, मूल संरचना को चोट पहुंचाता है। इसलिए हमने इस 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। ठीक, अब फिर से संसद वापस आ गई भाई, वापस वो संसद को मिर्ची लग गई कि ऐसे कैसे हमें हमारा संविधान जो संशोधन किया था उसको कैसे रद्द कर दिया गया। जो संसद है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाती है। अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब लाती है, तो उसमें यह कहती है कि जो संसद की विधायी शक्तियाँ हैं वो असीमित हैं। अब कोई भी लॉ बना सकती है। कौन? संसद कोई भी लॉ बना सकती है, कुछ भी। उसकी शक्तियाँ असीमित कर दी। और जो संविधान संशोधन संसद करेगी, उसको न्यायालयों में चुनौती दे ही नहीं सकते। मतलब जो संविधान संशोधन हो गया तो हो गया, उसको वो मुद्दा न्यायालय में जाएगा नहीं, वो न्यायालय की पहुंच से बाहर है। अब ये हो गया। अब देखिए आप क्या कर रहा है, संसद अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ठीक इसके बाद एक मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है कि जो ये उपयुक्त प्रावधान है, जो मतलब 42वां संविधान संशोधन में किए गए हैं, ये सब अमान्य हैं, न्यायिक समीक्षा के अधिकार को कम कर रही हैं, इसलिए इन सब को रद्द कर देते हैं कि यानी कि संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो असीमित हैं और संविधान संशोधन न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएगा। इन दोनों को रद्द कर दिया भाई किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द तो कर दिया, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो संसद है उसके पास सीमित संशोधनकारी शक्तियाँ हैं, वो सीमित एक सीमा तक ही संशोधन कर सकती है। किसमें? संविधान में। क्योंकि अगर वो उसकी शक्तियाँ असीमित हो जाती हैं तो वो निरंकुश हो जाएगी। और संसद जो है, संसद वो संविधान का एक अंग है, यानी कि वो संविधान की मूल विशेषता में से एक है। तो वो जब संविधान की मूल विशेषता में एक है, तो वो संविधान को कैसे बदल सकता है, मतलब संविधान की मूल संरचना को कैसे बदल सकता है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने संसद की जो संशोधनकारी शक्तियां हैं उनको सीमित कर दिया। अब इस मामले में तो ये हुआ। अब एक और मामला आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वामन राव मामला 1981 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो मूल संरचना का सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया कि हाँ भाई मूल संरचना का सिद्धांत स्पष्ट है, और जो 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी
संविधान संशोधन होंगे, उन पे ये लागू होगा। उससे पहले जितने हो गए, उसके बाद अब नहीं होंगे, 24 अप्रैल 1973 के बाद नहीं होंगे। यानी कि जो जो केशवानंद भारती वाला मामला था, उसके बाद के जितने भी संविधान संशोधन हैं, उन पे मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा। वो वामन राव मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि इसके बाद कोई भी जो संविधान संशोधन होगा, उसमें मूल संरचना के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब देखते हैं कि मूल संरचना में जो तत्व आते हैं वो कौन-कौन से हैं। कि अब मूल संरचना में एक तो आता है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति होनी चाहिए। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र होना चाहिए उसमें। विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। मतलब शक्तियों ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऊपर है कोई नीचे है, कई नहीं, शक्तियों का विभाजन जो है वो रहेगा। संविधान का संघीय स्वरूप बना रहना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। राष्ट्र को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार को आप सीमित नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और गरिमा को बनाए रखना है। संसदीय प्रणाली है जो उसका पालन करना है। कानून का शासन होना चाहिए। ठीक। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन होना चाहिए। मतलब मौलिक, कभी ऐसा ना हो कि इस नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ज़्यादा हो जाएं, या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर चले जाएं। मतलब उन दोनों के बीच संतुलन बनाए के रखना है। समत्व का सिद्धांत होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारे किस में आते हैं? संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्तियां हैं। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच होनी चाहिए सबकी। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां जो हैं, और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां जो हैं, वो मूल संरचना के अंतर्गत आती हैं। संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि 368 के तहत जो संविधान की अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद के पास संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। वो कहाँ से हुआ? वो हुआ केशवानंद भारती मामला 1973 से, जिसमें कि संविधान की मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि अगर कोई भी संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना को चोट पहुंचाता है तो उसको तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और संविधान की मूल संरचना की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।